Hello everyone. Today we have to start a new chapter of class 8, which is chapter number 13 about light. Okay. So, first of all, we are having some introductory lines regarding the chapter. The major reason behind the presence of life on earth is the presence of light, and the major source of light is sun, but some other sources also provide light on earth. Let's know in detail about light in this chapter. So, student, what they saying कि जो major reason है अबाउट बिहाइंड द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि अर्थ पे जो लाइफ की प्रेजेंस है, लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसके पीछे जो मेन रीजन है दैट इज लाइट ओनली. ओके, एंड जो मेजर सोर्स ऑफ लाइट है ऑन द अर्थ दैट इज सन. लेकिन कुछ और भी सोर्सेज है जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं ऑन द अर्थ, एंड वी हैव टू डिस्कस अबाउट देम ओनली इन डिटेल मैनर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द टॉपिक नेचर ऑफ लाइट. तो द एशियन ग्रीक्स, जो पहले टाइम पे ग्रीक्स थे, वो क्या इस चीज को कंसिडर करते थे कि लाइट वाज रेज ऑफ मैटर गिवन आउट बाय व्हाटएवर ऑब्जेक्ट वाज बीइंग लुक्ड एट. ठीक है, तो लाइट क्या थी, पहले ये माना जाता था कि लाइट आपकी ऐसे रेज ऑफ मैटर है जो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं जिसको आप देखोगे. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, फिर कई हजार साल लोगों ने इसके ट्रू नेचर को, लाइट के ट्रू नेचर को समझने की कोशिश करी, और उसके बाद ये प्रूव हुआ कि लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी आईज को इफेक्ट करती है इन सच अ वे सो दैट वी कैन प्रोड्यूस अ सेंसेशन ऑफ साइट. ठीक है, लाइट रेज आपकी किसी भी सोर्स से स्प्रेड आउट हो जाती है, यानी कि जिस सोर्स से भी लाइट पहले प्रोड्यूस होगी, वहां से प्रोड्यूस होने के बाद दे स्प्रेड आउट इन एवरी डिफरेंट डायरेक्शन. Okay, so reflection of light. When a ray of light hits a mirror or any polished surface. जब अब एक ray of light किसी एक सोर्स से प्रोड्यूस होने के बाद किसी भी पॉलिश सरफेस या मिरर को स्ट्राइक करती है, ये उस सरफेस से क्या होने लगती है, बाउंस बैक हो जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, so हम क्या कह सकते हैं कि जो फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. एक ऐसा फिनोमेना जहाँ पे लाइट रेस क्या किसी एक सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में बाउंस बैक करती है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, एंड जब लाइट रेस किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है, द फॉलोइंग थिंग्स हैपन. नंबर वन, द ऑब्जेक्ट में अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम. या तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस लाइट को अपने थ्रू पास होने के लिए अलाउ करेगा. सेकेंडली, द ऑब्जेक्ट में कंप्लीटली कट ऑफ द लाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट वो क्या कर सकता है, कंप्लीटली लाइट को कट ऑफ कर सकता है, यानी कि उसको दूसरी तरफ पास नहीं होने देगा, उन लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर लेगा. और थर्डली, द ऑब्जेक्ट में स्कैटर द लाइट, ऑब्जेक्ट उन लाइट को स्कैटर भी कर सकता है, एंड द ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट द लाइट इंसिडेंट ऑन इट, या फिर उस ऑब्जेक्ट को लाइट क्या कर सकता है, जो लाइट रेस उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल कर रही है उनको रिफ्लेक्ट बैक भी कर सकता है. सो ये सारी कंडीशंस है जो हो सकती है एक लाइट रेस के किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद. वो डिपेंड करेगा ऑन द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑन विच द इंसिडेंट रेज आर स्ट्राइकिंग. ओके, चलो. सो द लाइट ट्रैवलिंग इन वन मीडियम, अब वो लाइट जो किसी एक मीडियम में ट्रैवल करती है, वो सेम मीडियम में वापस आती है एक सेकंड मीडियम को स्ट्राइक करने के बाद. ठीक है, उस लाइट रे को क्या कहा जाएगा, दैट दिस पर्टिकुलर लाइट रे इज बीइंग रिफ्लेक्टेड. एंड जो रिफ्लेक्शन है एक ऑब्जेक्ट का इन अ मिरर, वहां पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है. सो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, सो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस. अब सरफेस का नेचर कैसा है, इस फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होकर यूजुअली दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन होता है. नंबर वन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, and the other is diffused or irregular reflection. So first of all, we are having regular reflection. The light bounces off all kinds of substances, but we can see images of objects only from a highly polished surface. वैसे तो लाइट जो है आपके ऑलमोस्ट हर तरीके के सब्सटेंस से बाउंस बैक कर सकती है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस सिर्फ उन सरफेसेस पे देखने के लिए मिलती है जहाँ पे लाइट एक हाईली पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करी है. ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक पॉलिश सरफेस जो है वो एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में, लाइक दिस. सी ये सारी इंसिडेंट रे थी जो आपकी किसी एक सोर्स से प्रोड्यूस हुई, एंड जो आपका सरफेस था वो बिल्कुल प्लेन था, हाईली पॉलिश था. तो जितनी भी इंसिडेंट रे इसको सरफेस को स्ट्राइक करेंगी, वो एक पैरेलल बीम में क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है. ठीक है, एंड ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. सो ऐसा रिफ्लेक्शन जो एक रफ सरफेस से होता है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. जैसे कि वॉल और अ पीस ऑफ वुड, यहाँ पे जो रेज ऑफ लाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में स्प्रेड हो जाती है, एंड इसी वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट एक वाइड एरिया में स्प्रेड होती है. ऐसे रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, बिकॉज इस टाइप का रिफ्लेक्शन हम वेरियस ऑब्जेक्ट्स में देख सकते हैं विच आर अराउंड अस. ओके, चलो. नेक्स्ट इज द टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब कुछ टर्म्स है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. नंबर वन, इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है,
वो रे ऑफ लाइट जो किसी एक सोर्स से प्रोड्यूस होकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करती है, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओके, नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे वो रे ऑफ लाइट है जो स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक करती है, रिटर्न बैक होती है, ठीक है। उस रे ऑफ लाइट को कहा जाता है क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो वो रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे थी, पहले स्ट्राइक करी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, स्ट्राइक करने के बाद क्या, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, वापस रिटर्न हो जाती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड इन द सेम मीडियम, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट वी कम टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो पॉइंट है जहां पे एक इंसिडेंट रे उस सरफेस को स्ट्राइक करती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट इज द नॉर्मल एंड द एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब नॉर्मल क्या होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? सो एक लाइन है जिसको हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रे। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड वो एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज है? सो एज आई टोल्ड यू, लाइट हमारी रेस के मूव में फॉर्म में ट्रैवल करती है एंड कुछ लॉ को ओबे करती है व्हेन इट स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ मिरर। तो ये यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स एंड एट्रीब्यूट्स है जो हमें समझने हैं बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ दिस लॉज। नंबर वन, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो पहला लॉ है रिफ्लेक्शन, वो क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों ही रे, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंड ये जो दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, ये सभी पॉलिश एंड स्मूथ सर्फेसिस पे एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो प्लेन सरफेस हो चाहे वो कर्व्ड सरफेस हो। ओके, यूक्लिड वॉज अ ग्रीक मैथमेटिशियन। यूक्लिड नाम के ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो अलेक्जेंड्रिया ग्रीस में रहते थे एंड इन्होंने ही इन लॉज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन को डिस्कवर किया था। Now the next topic is plane mirror. We often look into a plane mirror to look ourselves. यूजुअली हम अपने खुद को देखने के लिए अपने घर पे जो मिरर यूज करते हैं दैट इज यूजुअली अ प्लेन मिरर ओनली, ठीक है। हमारी जो इमेज मिरर में बनती है वो एग्जैक्टली सेम बनती है जैसे हम दिखते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वी हैव टू डिस्कस। नंबर वन, प्लेन मिरर फॉर्म्स इरेक्ट इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। प्लेन मिरर उन ऑब्जेक्ट्स की जो उनके सामने रखे होते हैं उनकी इरेक्ट यानी कि बिल्कुल सीधी इमेजेस बनाता है। सेकेंड, द साइज ऑफ द इमेज। इमेज का जो साइज होता है जो कि प्लेन मिरर पे बनती है वो इक्वल होता है टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। नेक्स्ट, डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम होता है इमेज एंड ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर। नेक्स्ट, इमेज जो है वो लिटरली इन्वर्टेड है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट की जो राइट हैंड साइड है वो आपको क्या इमेज की लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का तो राइट है लेकिन इमेज में वो आपको लेफ्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है। ओके, now, the next concept is of lateral inversion. So, the phenomena in which the left side of an object appears right and the right side of the object appears left is known as lateral inversion. As I told you, एक ऐसा phenomena जहाँ पे किसी एक object की जो left side है वो right में appear होती है and right side आपके left में appear होती है, उसको lateral inversion कहा जाता है। Okay, have you ever seen the word ambulance written on the ambulance pen? It is written as its mirror image. आपने देखा होगा ambulance पे जो word लिखा होता है ambulance वो हमेशा opposite लिखा जाता है। Why? Because उसकी mirror image के according. So that जो उसके front में vehicle move करता है उनके rear view mirror में पीछे से आने वाली ambulance बिल्कुल correct read करी जाती है and that vehicle can provide a way for the further movement of ambulance. Okay, so this is because of the fact that when a person is driving a car and an ambulance is coming from behind, the word appears correctly in its rear view mirror and he can give a way to it. Okay, chalo. Now next is multiple reflection. Whenever light coming from an object, जब भी एक ऑब्जेक्ट से लाइट आपके प्रोड्यूस होती है एंड वो मोर देन वन रिफ्लेक्शन को सफर करती है, वहां पे आपके मल्टीपल इमेजेस का फॉर्मेशन होता है, राइट। एंड जो ये फिनोमिना है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का, ये अप्लाई किया जाता है बाय द हेयर ड्रेसर। जो सैलून शॉप में हेयर ड्रेसर्स होते हैं वो इस फिनोमिना का यूज करते हैं अपने कस्टमर्स को देखने के लिए कि हाउ देयर हेयर लुक्स फ्रॉम बिहाइंड। ओके, जब दो मिरर्स को आप एक साथ ही रखते हो सो दैट उनकी जो एजेस है वो एक दूसरे को ज्वाइन करती है, सो जो उन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल बनता है वो डिटरमाइन करता है द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय इट।
ओके, सो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, दैट इज बीइंग डिटरमाइंड थ्रू दिस फॉर्मूला, दैट इज 360 अपॉन थीटा माइनस 1. सो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, उन दोनों मिरर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, दैट वैल्यू इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय थीटा. फॉर एग्जांपल, जो दो मिरर्स आपने एक दूसरे के एजेस पे कांटेक्ट में रखे हैं, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है. तो वहां पे कितने इमेजेस बनेंगी, 360 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, दैट इज 11 मल्टीपल इमेजेस विल बी formed over there. Okay, now the next topic is kaleidoscope. ठीक है, to make a kaleidoscope, अब kaleidoscope बनाने के लिए आपको 3 rectangular mirror strips चाहिए. हर एक की जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड वाइड शुड बी ऑफ 4 सेंटीमीटर. अब उन सभी को आप ज्वाइन करोगे एक प्रिज्म बनाने के लिए, एज दे हैव शोन यू इन द फिगर लाइक दिस. ओके, आपको उन्हें एक सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क में फिक्स करना है, हैविंग अ होल इन द सेंटर थ्रू विच यू कैन सी. ठीक है, अब डिस्क को ड्यूरेबल बनाने के लिए आप उसमें एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट पेस्ट कर सकते हो अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क, एंड उसके दूसरे एंड पे मिरर्स को टच करते हुए एक सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट भी हमें फिक्स करनी है. फिर उसके बाद आप उसके अंदर छोटे छोटे कलर्ड ग्लास पीसेस डाल सकते हो, दैट कुड बी ब्रोकन पीसेस ऑल्सो ऑफ कलर्ड बैंगल्स. एंड देन आपको इस ट्यूब को एक एंड को क्लोज करना है ग्राउंड ग्लास प्लेट से, एंड यू हैव टू अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर पीसेस टू मूव अराउंड. ओके, चलो नेक्स्ट इज पेरिस्कोप. पेरिस्कोप आपका बेस्ड है किस प्रिंसिपल पे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर पे बेस्ड है. ओके, पेरिस्कोप के थ्रू एक पर्सन जो है वो क्या देख सकता है, कॉर्नर्स के अराउंड देख सकता है, जो दूसरे ऑब्स्ट्रक्शंस है उनको देख सकता है. पेरिस्कोप के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिसमें एक प्लेन मिरर होता है उसके एक एंड पर, एंड जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो पैरेलल होते हैं एंड 45 डिग्री के एंगल पे अरेंज होते हैं इनसाइड द ट्यूब. राइट, अब जो रेज ऑफ लाइट किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आती है एंड उस ट्यूब के टॉप एंड पे एंटर करती है, वो आपके प्लेन मिरर पे इंसिडेंट रेज बन जाती है, एंड वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो राइट एंगल पर टर्न होती है, एंड देन दे फॉल ऑन द प्लेन मिरर एट द लोअर एंड. उसके बाद रेज वहां से दोबारा से रिफ्लेक्ट होती है एंड दोबारा से राइट एंगल पर टर्न होती है. इस तरीके से जो आपके ऑब्जेक्ट की इमेज है वो आपको उस पेरिस्कोप के लोअर एंड पे देखने के लिए मिलती है. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट. सो सर आइजैक न्यूटन जब अपने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के साथ वर्क कर रहे थे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्टार्स की इमेजेस हैं जब उन्हें टेलीस्कोप के थ्रू देखा जाता है वो आपकी कलर्ड थी. ठीक है, एंड देन उन्होंने जो टेलीस्कोप के लेंसेज थे उनको क्या करवाया, पॉलिश करवाया, एंड क्या फाउंड किया, जो कलर्स थे वो अभी भी क्या कर रहे हैं, सेम परसिस्ट कर रहे हैं. सो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि फॉल्ट में नॉट बी विद द लेंसेज, फॉल्ट आपके लेंस में नहीं है बल्कि इट हैज टू डू समथिंग विद द नेचर ऑफ लाइट इटसेल्फ. तो इस कंक्लूजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्होंने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी. व्हाट इज दैट एक्टिविटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूटन अलाउड सनलाइट टू एंटर थ्रू अ स्मॉल होल. न्यूटन ने क्या करा, सनलाइट को विंडो, जो एक मतलब एक रूम था, डार्क रूम था, उसमें एक विंडो थी, उसके थ्रू छोटे से होल से सनलाइट को रूम के अंदर एंटर करना अलाउ करा. फिर उन्होंने क्या करा, एक इक्विवेलेंट प्रिज्म जो है उसे नैरो बीम ऑफ लाइट के पाथ पर रख दिया, एंड अब वो जो लाइट थी जो उस प्रिज्म से इमर्ज हो रही थी वो कहाँ, एक वाइट स्क्रीन पे फॉल होने के लिए अलाउ किया. एंड व्हाट वाज फाउंड कि जो लाइट उस वाइट स्क्रीन पर रिसीव हो रही है वो कैसी लाइट थी, एक बैंड था 7 कलर्स का. ठीक है, एंड वो जो कलर्स का ऑर्डर था फ्रॉम बेस ऑफ द प्रिज्म, दैट वाज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये जो ऑर्डर है कलर्स का, इसको आप इजीली रिमेंबर कर सकते हो वर्ड के थ्रू, दैट इज कॉल्ड विबग्योर. ओके, चल नाउ, सो द टॉपिक इज रिकम्पोजिशन ऑफ वाइट लाइट. अब वाइट लाइट को कैसे रिकम्पोज किया जाता है, तो न्यूटन ने उसके बाद 2 एग्जैक्ट सेम प्रिज्म लिए, एंड जो प्रिज्म थे वो सेम मटेरियल के थे, सेम एंगल के थे. अब उन्होंने क्या करा, वाइट लाइट को पास किया एक नैरो स्लिट के थ्रू, एंड उसको प्रिज्म पे फॉल होने के लिए अलाउ किया, सो दैट वहाँ पे उन्हें वो स्पेक्ट्रम मिल सके 7 लाइट्स का ऑन दी वाइट स्क्रीन. फिर उन्होंने क्या करा, जो दूसरा प्रिज्म था उसको एक इन्वर्टेड पोजीशन में रखा लाइक दिस. यहाँ पे तो उन्हें वाइट लाइट का बैंड निकला. फिर जो उन्होंने उसकी जस्ट एडजेसेंट एक दूसरा प्रिज्म रखा बट इन अ इन्वर्टेड पोजीशन. ठीक है, अब उन्होंने क्या देखा कि जो कलर स्पेक्ट्रम था वो डिसअपियर हो गया, एंड उसके बाद आपको एक वाइट पैच ऑफ लाइट मिल रहा है सामने जो फ्रंट स्क्रीन है इन्वर्टेड प्रिज्म के ओवर देखा. ठीक है, तो जो रीजन था इस ऑब्जर्वेशन का वो क्या था कि जो सेकंड प्रिज्म था उसने उन डिस्पर्स कलर्स को क्या कर दिया, टर्न कर दिया टुवर्ड्स द बेस थ्रू डिफरेंट एंगल्स, सो दैट जो आपका प्रिज्म से इमर्ज होने वाली जो लाइट थी, जो इंसिडेंट थी आपके सेम पॉइंट पर, एंड जो कलर्स थे वो सारे रिजॉइंट हो गए, एंड देन दे फॉर्म अगेन द वाइट लाइट. ओके, सो इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रिज्म ए है वो आपका डिस्पर्सिंग प्रिज्म है, एंड प्रिज्म बी आपका रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म है.
Okay, so now they have given you some terms which are related to dispersion of light. Number one is dispersion of white light. So एक ऐसा phenomena जहाँ पे आपकी white light अपने 7 component colors में disperse हो जाती है, split हो जाती है, that is called dispersion of light. Next is spectrum. Spectrum क्या है? वो 7 कलर्स का बैंड जो आपको स्क्रीन पर ऑब्टेन हुआ जब व्हाइट लाइट आपके अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, दैट बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. सो स्पेक्ट्रम आपका कब बनता है? जब व्हाइट लाइट आपके प्रिज्म के थ्रू पास होती है, एंड जब व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग होती है उसके कॉम्पोनेंट कलर्स में दे कैन बी शोन बाय द फॉलोइंग डायग्राम. सो स्पेक्ट्रम में आपको पता है कि जो वॉयलेट कलर है उसकी काफी हायर फ्रीक्वेंसी होती है एज कम्पेयर टू अदर लाइट्स. एंड फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ बेस, ठीक है, बाय अ पॉइंट ईच सेकेंड. सो ऐसी रेस जिनकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा बेंट होती है उन रेस के कंपैरिजन में जिनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है व्हेन दे आर रिफ्लेक्टेड बाय अ प्रिज्म. ठीक है, so जब आप लाइट को पास करोगे एक प्रिज्म के थ्रू, वहाँ पे डिफरेंट कलर्स जो है लाइट के आपके बनते हैं ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रिज्म. व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम है जो कि 2 प्लेन सरफेसेस से बाउंडेड होता है. एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के 5 प्लेन फेसेस होते हैं, 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, 1 एट द टॉप एंड 1 ऑन द bottom, and 3 rectangular faces होते हैं. Rainbow, I hope you all must have seen, that is an example of a spectrum. Okay, जो आपकी रेन की फॉलिंग ड्रॉपलेट्स होती है वो सन रेज को स्प्लिट कर देती है एंड एक स्पेक्ट्रम बनाती है विच इज कॉल्ड रेनबो. ओके, सो व्हाट इज रेनबो? यूजुअली इन द मॉनसून सीजन हम क्या देखते हैं? आफ्टर द रेन या फिर जब क्लाउड्स होते हैं स्काई में विद इनन्यूमरेबल वाटर ड्रॉपलेट्स, एक कर्व्ड बैंड हमें 7 कलर्स का स्काई में देखने के लिए मिलता है इन द वेस्ट डायरेक्शन ड्यूरिंग द इवनिंग. एंड ये जो बैंड ऑफ कलर है इसको आप क्या कहते हो? रेनबो कहते हो. यहाँ पे व्हाइट लाइट का जो है एक डिस्पर्जन होता है एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो. जो आपकी रेज होती है सनलाइट की वो वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू क्या होती है? पास होती है, जो कि हमारे एयर में सस्पेंडेड होती हैं. एंड उसके बाद ये जो व्हाइट लाइट है या फिर बोलो तो सनलाइट है विच इज कंसिडर्ड टू बी अ व्हाइट लाइट, ये स्प्लिट हो जाती है इनटू रेज ऑफ 7 कलर. यहाँ पे जो आपके ये वाटर के ड्रॉपलेट्स है इनको आप छोटा छोटा प्रिज्म मानोगे एंड द आउटर एज ऑफ द रेनबो. उसके बाद रेनबो की जो सबसे आउटर एज है वो आपको रेड अपीयर होती है एंड इनर एज आपको वॉयलेट अपीयर होती है. एंड बाकी जितने भी कलर्स है वो आपको इन दोनों रेड एंड वायलेट कलर्स के बीच में देखने को मिलता है इन द यूजुअल ऑर्डर दैट इज विबग्योट. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन आई. सो आई क्या है? आई एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो स्पेशलाइज होता है लाइट इंपल्सेस को रिसीव करने के लिए. ह्यूमन आई मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड हाईली डेवलप्ड सेंस ऑर्गन है. मेन की जो आईज है वो उनको मोर देन 85% इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अबाउट द सराउंडिंग वर्ल्ड अराउंड है. ओके, so what is the structure of human eye? On an average human eye काफी small होती है, about 2.5 सेंटीमीटर in length, and internally human eye एक फोटोग्राफिक कैमरा की तरह है. इसके जो आईलिड्स है वो एक शटर की तरह काम करते हैं आईज के एंड उनको इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं. एंड आउटसाइड आई के पास एक आई बॉल होती है एंड उसके अराउंड क्या होता है? एक वाइट फ्लूइड होता है. ठीक है, ह्यूमन आई को क्या हमारे स्कल के अंदर एक सॉकेट में फिट किया जाता है विच इज कॉल्ड ऑर्बिट. एंड उस सॉकेट के ओवर हैंगिंग पे आईब्रोज होती है. आईब्रोज क्या डस्ट एंड को क्या अवे रखती हैं पर्सपिरेशन को फ्रॉम फॉलिंग इनटू द आईज. एंड जो एक्सपोज पार्ट है हमारी आई बॉल का उसको आई लैशेस के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है. आई लैशेस आपका एज अ स्क्रीन सर्व करती हैं अगेंस्ट डर्ट विद द हेल्प ऑफ अपर एंड लोअर मूवेबल आईलिड्स विच क्लोज अगेंस्ट डर्ट एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस. Now they have given you structure of the eyeball. So eyeball की जो आपकी thick wall है उसके अंदर 3 layers होती है, outer, middle and inner, जिसको आप sclera कहते हो. sclera, choroid and retina. ठीक है, so outer आपकी sclera है, middle आपकी choroid है and inner वाली जो layer है that is retina. ठीक है, उसके बाद एक लेंस होता है जो आई के बिल्कुल फ्रंट में होता है जो आई चैम्बर को डिवाइड करता है 2 पार्ट में. उसके बाद एक विट्रस चैम्बर होता है जो एक्वस ह्यूमर से फिल्ड होगा इन द इनर लार्जर कैविटी ऑफ द आई बॉल बिहाइंड द लेंस. ठीक है, विट्रस एंड एक्वस ह्यूमर हेल्प करता है आई बॉल को फॉर्म रखने में, उसकी शेप को मेंटेन करने में एंड प्लस आई को न्यूट्रस प्रोवाइड करता है सो दैट उसकी शेप ऐसी रहे एंड उसके लेंस और कॉर्निया को भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किया जाता है बाय द विट्रस एंड एक्वस ह्यूमर. सो व्हाट इज स्क्लेरा? स्क्लेरा हमारे आई की आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि टफ कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है. स्क्लेरा आपका ट्रांसपेरेंट एंड बल्जिंग होता है आउट ऑफ द फ्रंट ऑफ द आई बॉल जिसे आप कॉर्निया कहते हो. कॉर्निया आपका एक थिन डेलिकेट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से कवर्ड है विच इज कॉल्ड कॉन्जंक्टिविया.
ओके, लाइट जो है हमारी आईज के अंदर एंटर करती है थ्रू दिस कॉर्निया ओनली, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉरोइड। कॉरोइड क्या है? हमारी आई बॉल की मिडिल लेयर। ये एक थिन लेयर है टिश्यूज की, जो एक कर्टेन बनाती है एट द फ्रंट ऑफ द आई, जिसके थ्रू लाइट आपके पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। इस कर्टेन को कहते हैं आइरिस, है ना। जो हमारे आई का कलर है ब्लू, ब्लैक और ब्राउन, वो आइरिस के कलर की वजह से ही होता है। सो आइरिस एक्चुअली एक सर्कुलर बैंड है मसल्स का, जो आपका इन्वॉल्व होता है मेनली इनर बैंड के साइज को कंट्रोल करने में, विच इज कॉल्ड प्यूपिल। हमारा जो लेंस है वो प्यूपिल के पीछे ही सस्पेंडेड होता है। लेंस आपका कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट होता है। एंड कॉरोइड एंड आइरिस के जंक्शन पर एक सीनरी बॉडी होती है। ये आपकी मसल्स होती है जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके हमारे लेंस की शेप को चेंज करती है फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। नेक्स्ट इज रेटिना। अब हमारी आई बॉल की जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, दैट इज कॉल्ड रेटिना, जो हमारी आई बॉल का 3/4 पोस्टीरियर पार्ट को कवर करता है। लेकिन ये हमारे फ्रंट में एक्सटेंड नहीं होती है। ये लाइट के लिए सेंसिटिव होती है। इसके पास रिसेप्टर्स होते हैं रेटिना के पास, कॉल्ड कोन्स एंड रॉड्स, ठीक है। अब ये रॉड्स एंड कोन्स हैं जो लाइट के सेंसेशन को रिसीव करते हैं एंड इम्पल्सेस जनरेट करते हैं, जो ब्रेन के थ्रू रीड किए जाते हैं। ब्रेन सडनली क्या करता है, उसके बाद मैसेजेस को सेंड बैक करता है एंड टेल्स अस दैट व्हाट वी हैव एक्चुअली सी। उसके अलावा एक ऑप्टिक नर्व है जो हमारी आई बॉल को कनेक्ट करती है ब्रेन के साथ एंड इम्पल्सेस को कैरी करती है फ्रॉम द ब्रेन टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व जो आपके रेटिना से है वो आपके आई बॉल के बैक पे मीट करती है एट द ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट पे नर्व फाइबर्स ज्वाइन करते हैं, ऑप्टिक नर्व्स बनाते हैं एंड इस ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। दैट मीन्स व्हाट, अगर कोई भी लाइट आपके इस ब्लाइंड स्पॉट पे फॉल करती है तो कोई भी मैसेज जो है ब्रेन तक सेंड नहीं किया जाता। दैट मीन्स वो लाइट रेज जो आपके ब्लाइंड स्पॉट पे फॉल करेंगी, उन लाइट रेज से कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हेन लाइट रेज रीच द आई। अब जब लाइट रेज जैसी आई तक रीच करती है, तो जो लेंस आपके प्यूपिल के थ्रू पास होता है वो बेंड हो जाता है एंड एक इन्वर्टेड इमेज जो है रेटिना पे फोकस करी जाती है। उसके बाद रेटिना के जो रॉड एंड कोन सेल हैं वो इस इमेज को कन्वर्ट करते हैं एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, जिनको ऑप्टिक नर्व के थ्रू कैरी किया जाता है टू द ब्रेन एंड ब्रेन इन इम्पल्सेस को इंटरप्रेट करके कॉम्प्रिहेंड करता है व्हाट वी हैव सीन। ओके, चलो, एक इन्वर्टेड रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो आपके रेटिना पे बनती है। ये इमेज आपकी परमानेंट होती है एंड रेटिना को अगेन एंड अगेन यूज किया जाता है फॉर फॉर्मिंग डिफरेंट इमेजेस। नाउ नेक्स्ट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन। ओके, सो जो डिस्टेंस है हमारे लेंस एंड रेटिना के बीच में वो फिक्स्ड होता है एंड लेंस का जो कर्वेचर है, उसकी जो फोकल लेंथ है, उसको कंट्रोल किया जाता है बाय सीलियरी मसल्स। अब जैसे कि न्यू ऑब्जेक्ट आपको व्यू करना है तो जो हमारे लेंस का कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। एंड जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आपको व्यू करना है तो लेंस का कर्वेचर डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ आपकी इंक्रीज हो जाएगी। सो इस तरीके से कर्वेचर को चेंज करके एंड लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके आपके जो ऑब्जेक्ट्स है या जो इमेजेस है नियर बाय या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, उनको फोकस किया जाता है ऑन दी रेटिना, ठीक है। सो द एबिलिटी ऑफ द आई, ये जो एबिलिटी है हमारी आई की ऑब्जेक्ट को फोकस करने की ऑन डिफरेंट डिस्टेंसेस on the retina by changing the focal length of the lens is called the power of accommodation of the eye, है ना। हमारे आई लेंस की ऐसी एबिलिटी जिसके थ्रू हम डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रखे गए ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं ऑन द रेटिना, अपने लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करके। इस एबिलिटी को कहते हैं पावर अकोमोडेशन ऑफ आई। एंड एक लिमिट होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई की, ठीक है। ये आपके डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए भी अकोमोडेट होने होती है, लेकिन इट इज टू क्लोज टू द आई, सो इट इज नॉट क्लियरली विजिबल। ओके, सो जो डिस्टेंस है आपका 25 to 30 सेंटीमीटर का, उसको आप लीस्ट डिस्टेंट ऑफ द विजन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन। हमारे जो विजन डिफेक्ट्स होते हैं उसके करेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो कभी कभी हमारा जो आई लेंस है वो क्लाउडी एंड ओपेक हो जाता है कंडीशन की वजह से, जिसे आप बोलते हो कैटरेक्ट, ठीक है। एंड जो कॉमन डिजीज है वो क्या होती है कि आपका जो विजन है वो ब्लर होने लगता है, डिम होने लगता है। कुछ केसेस में आपको क्या डबल या नो विजन भी हो सकता है एंड यहाँ पे करेक्टिव ग्लासेस या कॉन्टैक्ट ग्लासेस का यूज करके आप इन माइनर केसेस ऑफ कैटरेक्ट को रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके बाद लेजर रे या इवन सर्जिकल ऑपरेशंस भी हैं जो इन मेजर वंस को क्या ट्रीट कर सकते हैं। एंड आज के टाइम पे इंट्राक्यूलर लेंसेज हैं जो इम्प्लांट कर दिए जाते हैं विजन को इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा कुछ और मेजर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन है टू द ह्यूमन आई। नंबर 1, मायोपिया, विच इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस।
सो शॉर्ट साइटेडनेस कब होता है? जब आई बॉल आपकी इलोंगेट हो जाती है या जो आई लेंस की फोकल लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है। इस केस में जो आई लेंस है वो आपका थिन हो जाता है अगर आपका रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। एंड इसकी वजह से आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते हो। तो इस केसेस में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेजेस है वो रेटिना के फ्रंट में बनती है। एंड इस ये डिफेक्ट जो है यूजुअली आपके यंग पर्सन्स में होता है, जहाँ पे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख लेते हैं, ठीक है। अभी जो डिफेक्ट है मायोपिया का, इसको आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ स्पेक्टेकल्स, जिनके जो लेंस है वो कॉनकेव यानी कि डाइवर्ज लेंस होते हैं करेक्ट फोकल लेंथ के। कॉनकेव लेंस क्या करता है? रेज को डाइवर्ज करता है इजिली, सो दैट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू रेज आ रही है वो फोकस करी जा सके ऑन द रेटिना। नेक्स्ट इज व्हाट? लॉन्ग साइटेडनेस। अब जब आईलेंस आपके क्या थिकर नहीं हो सकते सो दैट वो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सके, तब आप नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाते। यूजुअली जो ओल्ड पीपल है वो इस डिफेक्ट से सफर करते हैं एंड इस डिफेक्ट को लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है। इस केस में जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो रेटिना के पीछे बनती है एंड वो लोग जो इस विजन डिफेक्ट ऑफ विजन से सफर करते हैं उनको डिफिकल्टी होती है इन रीडिंग, ठीक है। लॉन्ग साइटेडनेस कब होता है? जब आपकी आई बॉल या तो शॉर्ट हो गई है या आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है। एंड जो शॉर्ट साइटेडनेस का डिफेक्ट है इसको करेक्ट किया जाता है स्पेक्टेकल्स का यूज करके विद कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ करेक्ट फोकल लेंथ, जहाँ पे रेस आपकी कॉन्वर्ज कर दी जाती है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, सो दैट जो नियर बाय ऑब्जेक्ट से रेज आती है वो रेटिना पे फोकस्ड हो जाए। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट इज ब्लाइंडनेस। ओके, अब ब्लाइंडनेस आपका क्या है? इनएबिलिटी या तो टोटल या पार्शियल इनएबिलिटी टू सी। पार्शियली ब्लाइंड जो होते हैं उनके पास थोड़ी बहुत साइट होती है जो कि यूजफुल होती है फॉर सर्टेन पर्पसेस, लेकिन वो लोग जो बॉर्न होते हैं अनेबल टू सी वो आपके कॉन्जेनिटली ब्लाइंड होते हैं। एंड कुछ होते हैं जो अपनी साइड को लूज कर देता है किसी डिजीज इंजरी के थ्रू या एक्वायर्ड ब्लाइंडनेस के विक्टिम्स हो जाते हैं। सो ये जो डिजीजेस हैं अबाउट 95% कॉज करती हैं ब्लाइंडनेस एंड इंजरीज को एंड कॉज द रेस्ट। तो स्पेशल केयर फॉर विजुअली चैलेंज, तो विजुअली चैलेंज के लिए कुछ स्पेशल केयर होती है। सो एक विजुअली चैलेंज पर्सन को कैटेगराइज किया जाता है एक ऐसा पर्सन जिसके पास जो विजन लॉस हो चुका है इतनी डिग्री तक कि उन्हें एक्सटर्नल असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है अपने डे टू डे वर्क करने के लिए। सो फॉर दैट वी हैव सम मेजर दैट इज लुइस ब्रेली। लुइस ब्रेली कौन थे? एक 15 ईयर का ओल्ड ब्लाइंड फ्रेंच स्टूडेंट थे जिन्होंने एक रेज्ड डॉट रीडिंग सिस्टम को डेवलप किया इन 1824। ये आइडिया उनको कब आया? जब उन्होंने डॉट कोड पंच किए एक कार्डबोर्ड पर, जो कि क्या करते थे, चार्ल्स बेबल कैप्टन यूज करते थे टू सेंड मैसेजेस टू हिज सोल्जर्स एट नाइट। इसके थ्रू उन्होंने इस सिस्टम को डेवलप किया। तो उन्होंने क्या करा, एक कोड है स्मॉल रेस डॉट का, उसको इन्वेंट किया पेपर पर सो दैट उसको टच टच सेंस ऑफ टच के थ्रू फील किया जा सके। उसके साथ उन्होंने ब्रेली सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग एंड राइटिंग को भी इन्वेंट किया फॉर द ब्लाइंड पीपल। एंड एट द एज ऑफ 3, इनकी वो 3 साल के थे जब उन्होंने अपने विजन को लॉस कर दिया एक सीरियस इन्फेक्शन के थ्रू। वो रॉयल इंस्टीट्यूशन में गए ब्लाइंड यूथ के लिए, जहाँ पे वो सिर्फ 10 साल के थे तब। ब्रेली वॉज गुड इन म्यूजिक एंड साइंस। ओके, वो उस इंस्टीट्यूट में रहे एज अ टीचर। वहाँ पे उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया ऑफ रीडिंग। ओके, एंड उसने क्या, रेज डॉट ऑन पेपर को भी यूटिलाइज किया फॉर लेटर्स। फिर 1829 में ब्रेली ने एक डॉट सिस्टम बेसिस को पब्लिश किया ऑन अ सेल ऑफ 6 डॉट एंड 63 पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द डॉट से ब्रेली ने एक अल्फाबेट डिवाइस किया, पंचुएशन मार्क, न्यूमरल्स एंड नोटेशन फॉर म्यूजिक। एंड एक लॉन्ग स्ट्रक्चर के बाद जो ब्रेली कोड थे उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को बॉर्न किया फॉर ऑल द वर्ल्ड लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर, नोटेशन। एक विजुअली हैंडिकैप पर्सन को क्या, ये प्रोजेक्शंस को सिखाया जाता है कि वो अपने फिंगर्स का यूज करके हर एक लेटर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एंड इस तरीके से वो पर्सन क्या कर सकता है, ही इज एबल टू रीड बुक्स व्हिच इज प्रिंटेड इन ब्रेली। ठीक है, आप ब्रेली पे लिख भी सकते हो ऑन अ 6 की मशीन व्हिच इज कॉल्ड ब्रेली राइटर, या फिर एक स्टाइलस के थ्रू ऑन अ स्मॉल मशीन प्लास्टिक स्लेट। ओके, चलो. So the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.